कुछ दिन पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन अब उनकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। शांति के नोबेल की चाहत में उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हासिल क्या हुआ? न शांति मिली, न नोबेल। लिहाजा अब ट्रंप का गुस्सा भड़क गया है, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। और अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कहे तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये बात ना तो ट्रंप ने इशारों में कही और ना ही मजाक में, बल्कि उन्हें साफ और सीधे लफ्जों में यह कह दिया, जैसे हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। मतलब मामला गंभीर है। दुनिया के 3 पावर सेंटर्स, 3 अलग सोच, लेकिन तीनों की जुबान पर एक ही शब्द, विश्व युद्ध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही उसने मॉस्को से लेकर बर्लिन तक की बेचैनी बढ़ा दी है। ट्रंप के अलावा नाटो के चीफ भी लोगों को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाटो दुनिया का सबसे बड़ा साझा सैन्य संगठन है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो पहले ही यूरोप को ऐसी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो महाविनाश तय है। अब जरा तीनों नेताओं के बयान भी एक एक कर सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बार बार शांति वार्ता की मेज पर जाकर थक चुके हैं। अगर इसी तरह ड्रामा चलता रहा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएगी। नाटो चीफ मार्क रूटे ने यूरोप को चेताया है कि आने वाला वक्त वैसा हो सकता है जैसा हमारे पिता दादा ने झेला था, यानी विश्व युद्ध जैसी स्थिति अब यूरोप के दरवाजे पर है। और तीसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन कहते हैं रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप ने अगर टकराव चुना तो रूस पीछे नहीं हटेगा। उनकी चेतावनी साफ है, हार ऐसी होगी कि शांति समझौते पर दस्तखत करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। रूस, अमेरिका और नाटो तीनों की ये बयानबाजी सामान्य नहीं है। एक तरफ परमाणु हथियारों से लैस रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका की एटमी ताकत, और बीच में यूरोप, जिसके चारों ओर वो देश खड़े हैं जो किसी ना किसी सैन्य गुट से जुड़े हैं। आज दुनिया का भविष्य कूटनीति की बेहद पतली डोर पर टिका है। ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे ये कोई नहीं जानता। यूरोप समझौता करेगा या टकराव का रास्ता चुनेगा ये भी साफ नहीं है। और नाटो रूस यूक्रेन युद्ध को कहां तक ले जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। दुनिया इससे पहले भी महाविनाश देख चुकी। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध, करीब 1.5 करोड़ मौतें। 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध, 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। और अब 21वीं सदी के सबसे ताकतवर नेता तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या हम वाकई तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या 2025 के जाते जाते या 2026 में दुनिया एक बार फिर खुद को तबाह करने जा रही है? इस डर को समझने के लिए आपको एक और सच्चाई जानना जरूरी है। अमेरिका ने हाल ही में न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब का सफल परीक्षण किया है। एक व्हीकल के जरिए इस बॉम्ब को F-35 फाइटर जेट तक पहुंचाया गया। और फिर नेवादा टेस्ट रेंज में आसमान से गिराया गया। अब जरा इस बम की तबाही को आंकड़ों में समझिए। इस विस्फोट से 250 मीटर के इलाके में सब कुछ भाप बन जाता है। 1.5 किलोमीटर तक इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो जाएंगी और उस इलाके में 90% लोगों की मौत हो जाएगी। यह बम 2 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में 70% घर तबाह कर सकता है। 3.5 किलोमीटर तक के दायरे में इंसानों की त्वचा जल जाएगी। इस घातक बम का रेडिएशन 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर पूरा इलाका प्रभावित हो सकता है। और एक अनुमान है कि इस बम के विस्फोट के बाद करीब 80,000 लोगों की मौत हो सकती है। इस विनाश को समझने के लिए प्रतीकात्मक वीडियो देखना जरूरी है। परमाणु हमला सिर्फ धमाका नहीं होता, तापमान लाखों डिग्री तक पहुंचता है। इंसान, धातु, इमारतें, सब कुछ पल भर में पिघल जाता है।
और उसके बाद सालों तक रेडिएशन जिंदगी को मारता रहता है। 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी इसी सच्चाई का सबूत बने थे और आज 80 साल बाद इतिहास फिर से खुद को दोहराने की धमकी दे रहा है। 1945 हिरोशिमा, लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम। नाम मासूम था लेकिन असर शैतानी। हिरोशिमा पर 31,000 फीट की ऊंचाई से यूरेनियम बम गिराया गया। 43 सेकंड बाद धमाका हुआ। तापमान करीब 4000 डिग्री तक पहुंचा और एक पूरा शहर पल भर में राख हो गया। उस एक बम ने दुनिया को बता दिया कि परमाणु हथियार युद्ध नहीं जीतते बल्कि सभ्यता खत्म करते हैं। हिरोशिमा पर गिरा बम सिर्फ 15 किलो टन का था। आज 50, 100 और 150 किलो टन के परमाणु बम ताकतवर देशों के जखीरे में तैयार हैं। अगर मौजूदा वक्त में वैसा हमला हुआ तो जो तबाही होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह सबसे चिंताजनक दौर है क्योंकि अब यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में दरार साफ दिखने लगी है। कई यूरोपीय देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। डेनमार्क अमेरिका को सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है। साथ ही अमेरिका पर आर्थिक और सैन्य दबाव की नीति का आरोप भी लगा चुका है। जर्मन चांसलर अमेरिका पर यूक्रेन की अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। वो थोपी गई शांति के खिलाफ है और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन का बयान है कि ट्रंप यूरोपीय लोकतंत्र में दखल ना दे, अमेरिका से रिश्ते बदले क्योंकि यूरोप बदल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब यूरोप खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा दिख रहा है। यह टकराव विश्व शांति के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया आज परमाणु बटन से बस एक कदम की दूरी पर खड़ी है, जहां एक गलत फैसला पूरी मानवता को नष्ट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात पाकिस्तान की। हर मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान में नई नौटंकी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आवाम को वहां की सेना ने एक बार फिर ठगा है और पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए आसानी से आटा नहीं मिल रहा, लेकिन हेकड़ी दिखाने के लिए वहां गोले दागे जा रहे हैं। कई मोर्चों पर घिर चुकी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को अचानक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखा गया। बॉर्डर से आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। आखिर मुनीर को कौन सा डर सता रहा है कि वो अचानक बॉर्डर पर पहुंच गए? उन्हें पाकिस्तानी सेना की तैयारियों का हर तरीके से जायजा लेना पड़ा। पाकिस्तानी सेना के अंदर किस बात को लेकर खौफ है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी आवाम को भटकाने वाली चाल एक बार फिर चली। जब इमरान खान पर मुनीर अपने ही मुल्क में घिर गए तो उन्होंने पाकिस्तानियों को गुमराह करने के लिए बॉर्डर पर ड्रोन ड्रामा शुरू कर दिया। आसिम मुनीर अचानक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए और वहां अपनी सेना की तैयारियों का जायजा लेने लगे। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मुनीर ड्रोन से शक्ति प्रदर्शन करके भारत को धमकी देने लगे। क्या मुनीर और पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन सिंदूर को इतनी जल्दी भूल गए? मुनीर को बॉर्डर पर अचानक शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर मुनीर को किस बात का डर सता रहा है?
पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार मुनीर ने गुजरांवाला और सियालकोट छावनी इलाकों का दौरा किया। वहां मुनीर ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और एडवांस्ड सिम्युलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया। बॉर्डर पर मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। बॉर्डर पर मुनीर का यह दौरा और बयान ऐसे समय में आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त कर दिए थे। मुनीर और उनकी सेना को ऑपरेशन सिंदूर का वो खौफ आज भी परेशान कर रहा है। बॉर्डर पर मुनीर का अचानक दौरा ये दिखाता है कि पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ बड़ा प्लान बना रही है। आखिर इसके मायने क्या हो सकते हैं वो आपको समझाते हैं। भारत पाकिस्तान मामलों में जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत के खिलाफ ये रणनीति अपनाकर आसिम मुनीर पाकिस्तान की जनता को भटकाने की चाल चल रहे हैं। मुनीर आतंकियों के लिए सेफ पैसेज बनाने का प्लान बना रहे हैं। मुनीर को पीओ के हाथ से निकल जाने का डर है। पाकिस्तानी सेना को अफगानिस्तान से अटैक का खौफ है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह मात खाने की बौखलाहट भी है। इन्हीं सब वजहों और खुद को कई मोर्चों पर एक साथ घिरा पाकर मुनीर बुरी तरह घबराए हुए। पाकिस्तानी सेना भी डरी हुई। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना की हिम्मत बढ़ाने के लिए मुनीर को अचानक बॉर्डर पर जाना पड़ा। इमरान खान मामले में भी मुनीर जबरदस्त दबाव में है, क्योंकि इमरान को देश भर में मिल रहे व्यापक समर्थन से इमरान को जेल में मारने की मुनीर की साजिश बेनकाब होती जा रही है। इमरान मामले में खुद मुनीर फंसते जा रहे हैं। ऐसे में आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भी मुनीर ने अचानक बॉर्डर का दौरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात सिडनी में यहूदियों पर हुए आतंकी हमले की, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हुए। 14 दिसंबर को यहूदियों के पवित्र पर्व हनुका को लेकर सिडनी के बॉन्डी बीच पर जश्न का माहौल था, लेकिन ये जश्न का माहौल मातम में बदल गया। 3 हथियारबंद आतंकियों ने यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मौत का ये खेल 20 मिनट तक बदस्तूर जारी रहा। वहीं इस आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया। आखिर सिडनी में यहूदियों को निशाना क्यों बनाया गया और कौन है इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, इनसाइड रिपोर्ट में देखिए। Está pasando, pero no sé qué. Rescue him. 14 दिसंबर 2025, बॉन्डी बीच, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। गोलियों की आवाज, हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी। Está pasando, pero no sé qué. और जान बचाकर भागते लोग। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच की, जहां यहूदियों के एक कार्यक्रम में अचानक 3 आतंकी घुसे और आम लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी।
जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक 10 से ज्यादा लोग इन आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। शाम 5 बजे सिडनी के बॉन्डी प्लेग्राउंड में यहूदियों का हनुका उत्सव शुरू हुआ, जिसमें 2000 लोग जुटे थे। बीच किनारे जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी शाम 6:40 पर काले कपड़े में 3 आतंकी बॉन्डी बीच पर पहुंचे और 6:45 पर आतंकियों ने लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। ध्यान से देखिए, 2 आतंकियों को वहां मौजूद यहूदियों पर गोलियां बरसाते साफ देखा जा सकता है। देखिए काले कपड़े में 2 आतंकी बॉन्डी ब्रिज से कैसे लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। आतंकियों की गोलियों से पूरे बीच पर दहशत मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। बीच के पास बने कैफे में कई लोग टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाते नजर आए। इस हमले ने सिडनी समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस बीच अब जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक आतंकी फायरिंग कर रहा है, लेकिन तभी अपनी जान की परवाह किए बगैर एक शख्स उस आतंकी पर टूट पड़ता है। शख्स ने फायरिंग कर रहे आतंकी को पीछे से पकड़ा और उसकी बंदूक छीन ली। इसके बाद उस आदमी ने आतंकी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आतंकी वहां से पीछे हटता और फिर जान बचाकर भागता नजर। आतंकी के हथियार छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। अहमद ऑस्ट्रेलिया में हीरो बन गए। उनके पैर और कंधे में गोलियां लगी। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं सिडनी पुलिस ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया। ब्रिज पर मौजूद आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक आतंकी वहीं ढेर हो गया। हालांकि दूसरा आतंकी गोलियां चलाता रहा, लेकिन पुलिस की गोली उसे भी आ लगी, जिसके बाद वो भी ब्रिज पर गिर पड़ा। उधर इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दुख जताया और कहा कि यह आतंकी हमला ऑस्ट्रेलिया में रह रहे यहूदियों पर टारगेट अटैक है। इस हमले में एक आतंकी मारा गया, जबकि 2 आतंकियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें से एक आतंकी की स्थिति नाजुक बताई जा रही। वहीं इस हमले में 2 पुलिस वाले भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जनता से उस इलाके से दूर रहने का आग्रह किया जा रहा है। उधर इस मामले में मारे गए आतंकी का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, जिसका दावा ऑस्ट्रेलिया मीडिया खुद कर रही है। तस्वीरों में दिख रहे इस आतंकी का नाम है नावेद अकरम, जिसे पुलिस ने मार गिराया है। जांच में इसके पास से ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है, जिसमें इसके पाकिस्तानी होने की पुष्टि हुई। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को टारगेट किया गया। इससे पहले भी पिछले 2 साल में कई जगहों पर यहूदियों को निशाना बनाया गया है। 14 दिसंबर 2025 को यहूदी पर्व हनुका के दौरान आतंकियों ने यहूदियों पर गोलियां बरसाईं। जनवरी 2024 में यहूदी स्मारकों पर तोड़-फोड़ की शिकायतें सामने आई थी। मार्च 2024 में कई शहरों में भड़काऊ यहूदी विरोधी नारे लगे। वहीं 2023 में कई जगहों पर यहूदी विरोधी घटनाएं हुई। सिडनी की इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यही है कि आखिर सिडनी को दहलाने की साजिश किसने रची और कौन है सिडनी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान के लिए साल 2025 किसी पजल जैसा साबित हो रहा है। तानाशाह आसिम मुनीर और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ दोनों मिलकर एक समस्या से निपटने की कोशिश करते हैं कि दूसरा बड़ा संकट तुरंत उनके सामने आ जाता है। मुनीर और शहबाज को कभी बलूचिस्तान के खैबर के खंड खंड होने का डर सताता है, तो कभी लंदन से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। अंदरूनी मुल्क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे तक पाकिस्तान सिर्फ मुसीबतों से घिरा है। ये साल जाते जाते भी पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ है। पाकिस्तान के इन्हीं बदतर हालात पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
2025 का साल पाकिस्तान के लिए काल। अलग होंगे खैबर बलूचिस्तान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के तानाशाह आसिम मुनीर और उनके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा डर इस वक्त यही है। खैबर और बलूचिस्तान जैसे दो बड़े प्रांत पाकिस्तान से किसी भी दिन टूटकर अलग देश बन सकते हैं। इसके वीडियो सबूत हर दिन वहां के बड़े शहरों से सामने आ रहे हैं। खैबर में बन्नू इलाके से आ रही गोलियों की आवाजें सुनिए। पाकिस्तानी जवानों को घेर कर हमला किया गया है। तराजी इलाके में भी पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक हुआ। खैबर के कुर्रम इलाके में भी पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। इन हमलों में पाकिस्तान के 25 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खैबर के उन तमाम चेक पोस्ट का हाल भी देखिए जिन्हें डर के मारे पाकिस्तान के सैनिक छोड़कर कब का भाग चुके। अब वहां तालिबान पाकिस्तान का कब्जा। सिर्फ इसी महीने की खैबर की बात करें तो 21 जगहों पर पाकिस्तानी फोर्स पर हमले हुए। आमने सामने की लड़ाई में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं, जबकि पूरे साल खैबर में 500 से ज्यादा हमले हुए, जो कि वर्ष 2024 से 40% अधिक है। खैबर से अब चलते हैं बलूचिस्तान। वहां बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। पीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा और हब इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों पर धावा बोला, आरपीजी और विस्फोटकों से हमला किया, पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। ये तो हुई अंदरूने मुल्क की बात। अब डूरंड लाइन का हाल भी जाने। खबर है कि अफगानिस्तान की सेना मुनीर ब्रिगेड के विरुद्ध बड़े युद्ध की तैयारी कर रही। पाकिस्तान को जड़ से मिटा देने की चेतावनी दी गई। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा के विध्वंसक इरादों से शहबाज शरीफ इतना डर गए कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बीच बचाव की गुहार लगाने लगे। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि कोई तो उनके मुल्क को अफगानिस्तान के क्रोध से बचाए। वैसे शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को लेकर ये रोना जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोया है, वहां से भी पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक खबर है। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती इस बार तुर्कमेनिस्तान में होगी। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए काल। इंटरनेशनल बेइज्जती से परेशान पाकिस्तान के हुक्मरान। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार करवाया। शहबाज इस दौरान बेचैनी में नाखून चबाते दिखे। इस बात से इतना झल्लाए कि पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति के साथ दूसरे हॉल में जरूरी मीटिंग कर रहे थे। शहबाज वहां गेट क्रैश करके अंदर घुस गए। गेट क्रैश का मतलब होता है बिना निमंत्रण के किसी पार्टी, कार्यक्रम या किसी जगह घुस जाना या जबरन शामिल हो जाना। इसे कूटनीति की दुनिया में अनौपचारिक व्यवहार कहा जाता है। शहबाज अकेले नहीं जिनकी इस वर्ष इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी लंदन गए। वहां वो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री पहुंचे तो उनकी किसी ड्रग तस्कर के जैसे कड़ाई से जांच की। पाकिस्तान की फजीहत लंदन से वायरल हो गई। अब फिर से पाकिस्तान के अंदर बिगड़ते हालात की बात कर लेते हैं। जेल में बंद इमरान खान तानाशाह मुनीर के लिए लगातार चैलेंज बने हुए। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए का। जेल में बंद इमरान खान, नियाजी से मुनीर परेशान। रावलपिंडी के अडियाला जेल में पूर्व पीएम इमरान खान 2 साल से कैद है। उनके समर्थकों की परेशानी बढ़ाने वाली नई जानकारी यह है कि मुनीर ने उन्हें भले ही जेल में जिंदा रखा, लेकिन उन्हें हर दिन 23 घंटे तक काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है। इमरान खान के बैरक में ना तो प्राकृतिक रोशनी है, ना ही सही वेंटिलेशन। बदबू और कीड़ों के बीच इमरान की जिंदगी कट रही है। जेल के अंदर वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। परिवार वालों से मिलने में लगातार बाधा पहुंचाई जा रही है। कुछ वक्त पहले तो जेल में ही उनके मारे जाने की अफवाह तक उड़ी थी।
जिससे उनके समर्थक बौखला गए और रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इमरान को टॉर्चर किए जाने की हद यह है कि खुद संयुक्त राष्ट्र की यातना मामलों को देखने वाली टीम ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व पीएम इमरान खान को जिस तरह कैद करके रखा गया है वो यातना और अमानवीय व्यवहार की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान की सरकार को तुरंत ऐसे प्रभावी कदम उठाने होंगे जिससे इमरान खान की हिरासत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। लेकिन इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े आसिम मुनीर को क्या ये सलीका समझ में आएगा? मुनीर का सबसे बड़ा डर ही इमरान खान है। जब तक वो जिंदा है, मुनीर के लिए मुसीबतें जिंदा है। पाकिस्तान के हालात देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि वो इस समय चौतरफा संकटों से घिरा है। हाल ये है कि पाकिस्तान इन दिनों एक नई बॉलीवुड फिल्म से भी बहुत आहत महसूस कर रहा है। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए काल। धुरंधर से डरा पाकिस्तान। असल में धुरंधर फिल्म में दिखाए गए दृश्य और डायलॉग पाकिस्तानी सत्ता के कानों को चुभ रहे हैं, क्योंकि धुरंधर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सच दिखाया गया। 26/11 मुंबई हमलों से लेकर संसद अटैक और कंधार हाईजैक का सच पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। फिल्म के रिलीज होने के बाद से वहां की मीडिया में भारत विरोधी दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। पाकिस्तान असल में अपने बुरे कर्मों की सजा को भुगत रहा है। नियत ही जब नेक नहीं है तो ये साल ही क्यों, अगला साल भी बुरा ही बीतने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही गलवान में शहीद हुए जवानों की स्मृति में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और इस वॉर मेमोरियल के बनने से बीजिंग का बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया। जिनपिंग भी टेंशन में आ गए, क्योंकि गलवान के वीरों का ये स्मारक चीन की कायराना हरकत का जीता जागता सबूत है। जून 2020 में उसने जिस तरह भारत के जवानों पर हमले की कोशिश की, वो सारी कहानी इस मेमोरियल में रखे सबूत बयां कर रहे हैं। 15 जून 2020 की आधी रात को हुई उस झड़प की सच्चाई जिनपिंग पूरी दुनिया से छिपाना चाहते हैं, लेकिन TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपके लिए वो सनसनीखेज सच ढूंढ कर लाया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गलवान से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है और हम आपको लेकर आए हैं यहाँ गलवान में। टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार हमारी सेनाएं बॉर्डर पर हर पल तैनात रहती है। हमारी इंडियन आर्मी, ITBP सीमाओं की सुरक्षा करती है और सीमाओं की सुरक्षा ऐसी जगह पर करती है जहां पर खड़े होने पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए। सर्दियों का वक्त है और यहाँ बर्फों को आप देख सकते हैं, पहाड़ियों पर बर्फ जो है वो गिर चुकी है। कैमरे पर वो जगह जहां ड्रैगन ने भारत से खाई थी मार। ये है जिनपिंग की दुखती रग, चीन की सबसे बड़ी भूख। भारत के जांबाजों ने PLA को चटाई थी धूल। जिस जगह जवानों ने दिया बलिदान, TV9 भारतवर्ष पहुंचा गलवान। TV9 भारतवर्ष आ पहुंचा है गलवान की रणभूमि में।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बीच जहां सांस लेना भी जंग लड़ने जैसा महसूस होता है, उस जगह पहुंचा TV9 भारतवर्ष। दुनिया का ऐसा पहला न्यूज चैनल जो गलवान पहुंचा है। यहां से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें शी जिनपिंग कभी नहीं देखना चाहेंगे। भारत के जवान और चाइना के जो सैनिक थे उनके बीच में ये हिंसक झड़प हुई थी, और जिस जगह ये हिंसक झड़प हुई थी वो जगह भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। बेहद नज़दीक से हम आपको जगह जो है वो दिखा देते हैं, हिंसक झड़प की वो जगह और आर्मी का कैंप। इसी जगह 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जबकि हमारे निहत्थे जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। चाइना के जो सैनिक थे वो पेट्रोलिंग के दौरान जबरदस्ती घुस गए और हमारे जवानों ने एक एक को पीछे खदेड़ा और करीब 40 से 45 चाइना के सैनिकों को मार गिराया। अब गलवान में उसी झड़प वाली जगह पर भारतीय सेना के शौर्य का स्मारक बनकर तैयार है। यह स्मारक उन शहीदों की वीरता का प्रतीक है जिन्होंने बिना किसी हथियार के चीन के खूंखार सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें वापस उनकी जमीन पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे वो 20 शूरवीरों की प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई गई है जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा, और जिस चालाकी से चाइना ने घुसने की, हमारी मातृभूमि में घुसपैठ करने की कोशिश की, इन जवानों ने एक एक को चुनकर मौत के घाट उतार दिया। समुद्र तल से 14,500 फीट की ऊंचाई पर बना यह स्मारक चीन की उस साजिश का सबूत है जिसे वो पूरी दुनिया से छिपाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दुनिया को उसकी सेना की दरिंदगी के बारे में पता चले, लेकिन इस जगह चीन की रेड आर्मी की कायराना हरकत का हर सबूत मौजूद है। 15 जून 2020 की रात जिन कांटेदार डंडों और लोहे के हथियारों से चीनी सैनिकों ने भारत के जवानों पर हमला किया, वो सारे सबूत यहाँ मौजूद हैं। इन हथियारों को देखकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज चिंता में पड़ जाएंगे। पेट्रोलिंग के दौरान ही ये हिंसक झड़प हुई, क्योंकि चाइना के जो सैनिक थे वो इस तरह की रॉड्स को लेकर और डंडों को लेकर आए थे। और ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है, ये देखिए, ये लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड है, और उसको देखिए किस तरीके से तैयारी की हुई थी, उन्होंने वेल्डिंग कराई हुई थी, पूरे नोकीले इसमें खांचे लगवाए थे। ये देखिए, निहत्थे होने के बावजूद भारतीय जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम से चीन की लाल आर्मी को मात दी, उसका खौफ आज तक चीन की सेना के अंदर है। उस दिन के बाद से चीन ने दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं की। इधर गलवान की घटना के बाद LAC पर भारत ने भी अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने पर काम किया। भारतीय सेना आज भी इस पूरे इलाके में मुस्तैद है। गलवान की घटना के बाद भारत ने जो तेवर दिखाए उसने चीन को घुटनों पर ला दिया। लिहाजा भारत के पराक्रम से डरी चाइनीज आर्मी बातचीत के लिए तैयार हो गई। कोर कमांडर स्तर से लेकर ब्रिगेडियर स्तर की वार्ता के कई राउंड हो चुके हैं और चीन इस बात पर सहमत हुआ है कि वह LAC में अपने दायरे में सिमट जाए। गलवान से अंजू निर्वाण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब कंबोडिया थाईलैंड वॉर फ्रंट का रुख करते हैं, जो एक बार फिर से सुलग गया है। और अमेरिका को भरोसा था कि उसकी चेतावनी का असर होगा, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी कोई झुकने को तैयार नहीं हुआ। दोनों देशों ने ट्रंप का सीजफायर प्लान खारिज कर दिया। बॉर्डर पर बंदूकी और फाइटर जेट कैसे गरजने लगे, देखिए ये रिपोर्ट। झूठा निकला ट्रंप के सीज फायर का दावा। कंबोडिया थाईलैंड के बीच जारी है बारूदी वर्षा।
अलग अलग फ्रंट पर चल रहे युद्ध में दखल देना और फिर खुद को सीज फायर का सेहरा पहनाने वाले ट्रंप के लिए कंबोडिया थाईलैंड मोर्चे से बुरी खबर आई। इस बार सुपर पावर की सख्ती का असर ना तो थाईलैंड पर हुआ और ना ही कंबोडिया पर। F-16 जैसे घातक फाइटर जेट उसी रफ्तार में उड़ते रहे, मैदान जंग में बम बरसते रहे, रॉकेटों की रफ्तार नहीं थमी और ना ही बर्बादी पर कोई ब्रेक लगा। शांति का नोबेल पाने की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ये घोषणा कर दी थी कि थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध विराम के लिए मान गए। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने 12 दिसंबर की रात को लिखा था कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत से युद्ध को लेकर मेरी बात हुई। वो गोलीबारी बंद कर दें और शांति समझौते पर लौटने के लिए सहमत हो गए। लेकिन सीज फायर की एक तरफा घोषणा के बाद थाईलैंड के विध्वंसक हमले ने शांति प्रयास को भंग कर दिया, तो बारूदी पलटवार कंबोडिया की तरफ से भी हुआ। यानी खुद को शांति दूत का तमगा देने वाले ट्रंप को दो छोटे देशों ने ठेंगा दिखा दिया। उनके लिए तो यह इतनी बड़ी बेइज्जती है जिससे उबरने में काफी वक्त लग सकता है। अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया। 8 दिसंबर को कंबोडिया और थाईलैंड के बीच झड़प शुरू हुई थी। थाईलैंड के फाइटर प्लेन ने कंबोडिया के कैसीनो को निशाना बनाया। यह दावा किया गया कि यह इमारत कंबोडियाई सैनिकों का ठिकाना है। इसी हमले के बाद दोनों देशों में भीषण जंग शुरू हो गई। जब बारूदी रफ्तार नहीं थमी तो ट्रंप ने मध्यस्थता करते हुए दखल दी। हालांकि ट्रंप के सीज फायर वाले दावे कुछ ही घंटों में हवा हो गए। थाईलैंड ने मेड इन अमेरिका फाइटर जेट F-16 से बारूदी वर्षा शुरू कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस स्टेशन के अलावा आम नागरिक भी निशाने पर आ गए। सवाल यह है कि जब ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी तो थाई सेना ने दोबारा अटैक शुरू क्यों किया? क्या उन्हें अमेरिका का डर नहीं? इसका जवाब थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने एक पोस्ट में दिया। पीएम चर्नविराकुल का दावा है कि युद्ध विराम के बाद लैंडमाइन फटी। यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि हमला। रॉयल थाई आर्मी ने साफ किया कि उन्होंने कभी सीज फायर की बात नहीं कही और ना ही उनका युद्ध रोकने का कोई इरादा। मतलब थाईलैंड का सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। जाहिर है कमजोर होने के बावजूद कंबोडिया भी पीछे नहीं हटेगा। विस्फोटक स्थिति को देखते हुए थाई सीमा के पास गांव खाली करवा लिए गए हैं। थाईलैंड ने उन 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है जहां भीषण झड़प हो रही है। कंबोडिया ने भी फिलहाल अपनी सीमा बंद कर दी। यानी जो लोग कंबोडिया में अपने घर लौटना चाहते हैं वो नहीं लौट पाएंगे। थाईलैंड के लगभग 7,000 लोग कंबोडिया में फंसे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हजारों कंबोडियाई नागरिक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने थाईलैंड को कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की अपील की, लेकिन युद्ध की आग थमती नहीं दिख रही। थाईलैंड आर पार के मूड में है। यहां यह जानना जरूरी है कि सैन्य क्षमता के मामले में कौन कितना शक्तिशाली है।